रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया मनी नाइन के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू रचित सर अपना कीमती समय देने के लिए। और सबसे पहले सर, आज बाजार के अंदर जो इंटेंसिटी है गिरावट की, वो तो अगर परसों का सेशन देखें 4 नवंबर का, तो हर एक इंडेक्स में गिरावट थी। लेकिन आज कुछ एक इंडेक्स लास्ट तो बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो गिरावट भारी नजर आ रही है सर यहाँ पर। ये इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं सर? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मैं आपको एक चीज रिकलेक्ट कराना चाहूंगा। लास्ट टाइम व्हेन वी वर डूइंग द शो टुगेदर, मार्केट्स गनगो हो रहे थे और सारी सिचुएशन अलग डायरेक्शन पे दिख रही थी। द एंटायर वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट द न्यू लाइफ हाई। और उस टाइम मैंने आपको कहा था थोड़ा सा संभलने का समय है। वी आर होवरिंग समवेयर नियर 26,000। यहाँ पे सिचुएशन इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई है जिस तरीके से मार्केट रैली कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू होती हुई थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती भी है। उसके पीछे के बेसिक लॉजिक है। मैं आपसे या जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप एक चीज देखें, जीएसटी की न्यूज पे आपने कहीं ना कहीं एक मूवमेंट होता हुआ देखा। बट 1500 1600 पॉइंट्स का मूवमेंट वॉज सफिशिएंट इनफ लोअर लेवल से मार्केट को ऊपर लेकर आने के लिए। वैसे क्या बदला है? क्या ट्रेड डील हो गई? क्या हमारा ये जिस तरीके से एफआईएस की सेलिंग है, जो बीच में कहीं ना कहीं बातें चालू हो गई थी कि एफआईएस अब बायर बनने को तैयार हो रहे हैं, उस टाइम भी मैंने कहा था कि एफआईएस की सेलिंग को आप ऐसे मत समझिए, ये एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, एंड देन दे स्टार्ट ऑफ सेलिंग अगेन। पिछली बार भी आपसे बात करी थी। मेजर प्रॉब्लम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अंडर परफॉर्मेंस। आज रिलायंस थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बट लुक एट द वे एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक्स आर बिहेविंग। जो मेजर हैवी वेट है उनमें उस तरीके का मूवमेंट नहीं है। नॉट टू फॉरगेट, डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से अब बढ़ रहा है, और डॉलर इंडेक्स अब जो एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक और इंडिकेशन दे रहा है कि जो मेटल्स हैं, लास्ट टाइम भी, इनफैक्ट मंडे के शो में भी जब आपके चैनल पे हम थे, तब यही बात कही थी कि मेटल्स पे भी आप थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। मेटल्स अब यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू समराइज इज कि ऐसा कुछ बदला नहीं था। आपने एक रैली देख ली, ठीक है, जीएसटी के नंबर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, टू एन एक्सटेंड ऑटो, बट ऑटो भी ना आपने एक वन टाइम पेंट अप डिमांड देख ली थी। आगे कितनी कंटिन्यू होती है, क्या सिचुएशन बनती है, वो तो आने वाले जो 2 क्वार्टर्स है वही बताएंगे। एक रैली आ गई थी, अब वो प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो गई, एफआईज भी सेलिंग कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है। मैं समझता हूं आज कहीं ना कहीं मार्केट एक रिस्पाइट ले ले। अदरवाइज 25,300 एक ऐसा सपोर्ट है जहां मार्केट एक बार टेस्ट कर सकता है, और वहां से बाउंस बैक दिखाने की इंडिकेशन और पोजीशन ज्यादा दिखती है। ओके, तो सर यहाँ से इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, या फिर कोई अगली करेक्शन की यहाँ पर हम शुरुआत होते हुए देख रहे हैं सर? एक तो सवाल मेरा आपसे ये रहेगा। और दूसरा कि इस माहौल के अंदर जो बाजार का, अगर हम पिछले 8 से 10 सेशन अगर देखें हम मार्केट के, तो उसमें ज़्यादातर सेशन में हमने थोड़ी सी यहाँ पर बिकवाली देखी है। तो इस बाजार के अंदर कारोबार कैसे किया जाए सर? नहीं, देखिए, ये आप जो बात बोल रहे हैं ना, ये मैं अभी इतना क्लियरली कहना नहीं चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, एक बहुत बेसिक बात करता हूँ। रेट कट आपके पास आ गई, जीएसटी कट आपके पास आ गई, इनकम टैक्स कट आपके पास आ गया, पेंट अप डिमांड आपको देखने को मिल गई, पूरी इकोनॉमी एक चेंज दिखा रही है, आपके मार्केट ने रैली नहीं करी है, और उसके बावजूद अगर एफआईएस बेच रहे हैं, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ समथिंग दैट वी आर नॉट ऑफ। लेट्स बी रियल। क्योंकि इसमें एक और सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक चीज समझने की चेष्टा करिए कि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, रुपया वीक हो रहा है, वो सेलिंग कर रहे हैं, उस सेलिंग में भी अगर करेंसी एक्सचेंज देखेंगे तो उनको सेलिंग का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। देर इज समथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। अच्छा, होता क्या था, आप एक चीज नोटिस करिएगा कि रिटेल का एक जो इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि आज के टाइम आप रिटेल पार्टिसिपेशन को भी बहुत ज्यादा निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अच्छे क्वांटम के पार्टिसिपेशन आ रहे हैं। आपने अगर इन दिनों ऑप्शंस के भी नंबर्स देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिटेल किस तरीके से एग्रेसिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। देर आर ओनली डीआईआईज विच आर टेकिंग ऑल द बीटिंग्स ऑफ एफआईआईज।
रिटेल अभी थोड़ा सा बैक साइड पे बैठे हुए हैं। मैं समझ रहा हूं अगर ये सिचुएशन 25,300 से बाउंस बैक देती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि मैं अभी नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी क्या हुआ है कि इन पूरे 15 दिनों में जब पूरी दुनिया तेजी तेजी बोल रही थी और मैं मंदी मंदी बोल रहा था, कई कई प्लेटफॉर्म्स पे तो जानने पे ये बात भी हो गई कि बोले भाई साहब यही है वो मंदी वाले, यही मंदी मंदी गाते रहते हैं इसलिए मंदी आ रही नहीं। ऑनेस्टली जो दिखता है वो बातें करता हूं मैं। 25,300 इफ इट इज प्रोडिक्टेड तो एक जरूर आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जो 25,800, 25,950 उससे ऊपर की कोई उम्मीद मत करिए अभी। एक बार टाइम लेने दीजिए, क्योंकि आपने पेंटअप डिमांड पे, उसके प्रोजेक्शन पे ही आपने एक पेंटअप मूवमेंट देख लिया है। वो सस्टेन होती है नहीं होती है, क्या सिचुएशन बनती है, उसके बाद कुछ होगा। और एफआईएस अभी नहीं बायर बनते हुए दिख रहे, ये एक स्केरी बात जरूर है। ठीक है। सर आपने अभी जिक्र किया कि जीएसटी का भी जिक्र किया, रेट कट का भी जिक्र किया। तो रेट कट पर एक कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है सर, जिसमें ये कहा गया है कि जो 3 से 5 दिसंबर को आरबीआई एमपीसी जो मीटिंग होने वाली है, इसमें अब 0.25 या फिर 0.5% तक का एक रेपो कट, रेट कट और देखने को यहाँ पर मिल सकता है सर। तो आपको कितनी उम्मीद लग रही है और कितनी ज़रूरत लग रही है सर इसकी? देखिए एट द वेरी फेस ऑफ लिक्विडिटी कंडीशन देखने के बाद क्या रेट कट एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज बनी हुई है? नहीं। बट रेट कट थोड़ा सा बूस्ट रिमेनिंग बोलते हैं ना, रिमेनिंग एक स्मज और निकाल दे, वो एक बात अलग होगी। स्टेट बैंक की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था इफ आई एम करेक्ट। वो ये बोल रहे थे कि मार्च के पहले रेट कट नहीं होने वाली, जिस जी। तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। आई माइट बी रॉन्ग, आपने कोटक की रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने तो रैंडमली एक स्क्रीन स्क्रॉल पे पढ़ा था कि वो बोल रहे हैं कि अभी आपको रेट कट मार्च के पहले नहीं होती हुई दिखेगी। हुए नहीं हुए, अगर नहीं होती है तो चलिए थोड़ा बहुत जो बैंक डिपॉजिट्स को सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। क्योंकि जब मार्केट्स में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, मार्केट्स नेगेटिव रिटर्न देते हैं, क्योंकि इफ आई एम करेक्ट आप देखिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मेजर जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं उनके भी कुछ कुछ नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट होते हुए दिखे हैं। तो थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक बैंक एफडी आरडी, इन सब जगह फंड फ्लो जाता है। अगर आपने रेट कट कर दी तो वो फंड फ्लो भी और ज्यादा हैम्पर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट वैसा कुछ होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी कोई जरूरत आपको महसूस नहीं हो रही है। इन रेट्स के कारण अगर डिमांड कहीं आपकी हैम्पर होती हुई दिख रही हो तो ये सोचा भी जाए, बट अगर नहीं हो रही है तो जो थोड़ा बहुत डिपॉजिट भी मिल रहा है ना, वो भी प्रॉब्लम में आता हुआ दिख सकता है। ओके। सर आप एफआईआईज की बात कर रहे थे, तो एफआईआईज बिकवाली करने से रुक नहीं रहे हैं। अक्टूबर के बाद हमने ये उम्मीद लगा ली थी, जब 26,000 के ऊपर बाजार गया, कि यहाँ से एक नई रैली हम देख सकते हैं, है ना। कुछ दिन ऐसे भी रहे जब एफआईआईज ने पैसा लगाया बाजार के अंदर, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो एफआईआईज रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया था। तो सर एफआईआईज को क्या चाहिए भारतीय बाजार से, क्या ट्रिगर्स उसको चाहिए जो वो पैसा आकर यहाँ पर लगाएं? देखिए मैं आपसे ना एक बहुत क्लियर बात करता हूँ, आपके बाजार में क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, आप स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 फर्स्ट क्वार्टर अंडर परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं। द एंटायर 6 क्वार्टर्स दैट द रिजल्ट्स यू हैव कम अप विद, आप अपने एस्टिमेट्स उसको लोअर डाउन कर रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट्स अगर एस्टिमेट को मीट कर रहे हैं तो उसमें मैं समझ सकता हूं कि आपकी ये बात ठीक है कि हाँ कहीं ना कहीं सिचुएशन स्टेबल है। आप बोलेंगे कि मार्केट्स नहीं टूट रहे हैं, मैं बोलूंगा टाइम वाइज करेक्शन तो कर रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जो आपका निफ्टी और सेंसेक्स है वो टाइम करेक्शन तो कर ही रहा है। उसके साथ साथ आप एक बेसिक चीज समझिए, एक क्वार्टर आप परफॉर्मेंस का दे रहे हैं, एक क्वार्टर। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें आपने अक्टूबर में एक पेंटअप डिमांड तो देखा है बिकॉज ऑफ दिवाली, बिकॉज ऑफ जीएसटी रिविजन फ्रॉम 22 ये डिमांड रहने कितने वाली है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है? सिर्फ एक क्वार्टर का रिवर्सल। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो यूजुअली हम एक लॉन्ग टर्म बुल रन में 8 क्वार्टर या 2 साल का एक जेस्टेशन पीरियड भी मान लेते हैं जिसमें मार्केट परफॉर्म नहीं करता है। अगर वो मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस अभी आपको आता हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं लगता एफआईएस को आपका मार्केट फैसिनेट करेगा। इन लेवल्स पे इन अर्निंग्स के साथ अभी भी आप एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में ही है एज कंपेयर टू द इमर्जिंग मार्केट। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है ना, आप एक और बेसिक चीज समझ लीजिए, अगर आपको आपके घर में रिटर्न मिल रहा है और आपको पता है वॉर लाइक सिचुएशन पूरे दुनिया में बनी हुई है, तो आप क्यों बाहर जाके पैसे लगाएंगे? आई डोंट सी एनी रीजन बिहाइंड इट। तो मेरी समझ से आप अभी एफआईएस को ना माने। और ये बात हो भी रही थी, मतलब आपके चैनल के माध्यम से भी हमने बहुत बार ये बातें करी थी
कि गोरों पे अभी विश्वास ना करें। जब भी आप एक मेजर शॉट में एक बाइंग देखते हैं ना, तो पहला लेग जो होता है वो शॉर्ट कवरिंग का होता है। शॉर्ट कवरिंग का क्यों होता है? क्योंकि यहां से प्रॉफिट बुक करके हायर लेवल पे शॉर्ट करना होता है। ये एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है, वही होता हुआ दिख रहा है। और मैं समझता हूं अभी आपकी शॉर्ट कवरिंग क्या रुक जाएगी? इन लेवल्स पे तो नहीं दिखता। लोअर लेवल्स पे अगर कहीं रिस्पाइट आता है तो डेफिनेटली वी शुड कंसिडर इट। ठीक है सर। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा। सवाल दरअसल दो है, लेकिन मैं एक साथ आपसे पूछ लेता हूँ। एक तो ये कि सर, भारत जो है, इंडिया जो है, वो दुनिया में दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनता हुआ नजर आया है। PMI 59.2 पर पहुंच गया है। दूसरा, एक जो 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया, उसके बाद जो हमारा एक्सपोर्ट है वो एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट में बढ़ता हुआ नजर आया है। 60% जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है वो चाइना, वियतनाम और थाईलैंड को हुआ है। तो सर, इन दोनों सवालों का जवाब आपसे चाहेंगे। क्या भारत को एक्सपोर्ट के मामले में क्या अब यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, या भारत ने कोई नए रास्ते खोज लिए हैं यहाँ पर? सिमरनजीत जी, ये डेटा जो आप बात कर रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज एक्स चाइना, दिस डज राइट। नॉट इंक्लूड चाइना इन इट, ओके। तो है इसमें ना? हाँ जी। तो आपने जो आपके लिए सबसे पास का कंपटीशन था उसको तो बाहर कर दिया है ऑलरेडी। मतलब हम यूजुअली बात करते हैं ना, क्योंकि हम बहुत शक्तिमान बनने वाले थे और हमने ये बातें करी थी, China+1 स्टोरी की हम बात कर रहे थे। क्यों आपने चाइना को बाहर कर दिया? बिकॉज डिस्पैरिटी इज ह्यूज। राइट। चाइना इज स्टिल द ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। मैं इसको इस तरीके से नहीं ले रहा हूं, मैं मतलब एंटी इंडिया बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस डेटा को मत पढ़िए, इस डेटा को पढ़िए। अब इस डेटा के पीछे का एक और कंसेप्ट समझिए कि आपने जो परफॉर्मेंस देखा है ना, आप देखिए हम कंटिन्यूसली एक चीज देख रहे हैं ग्लोबली भी, कि जब से यूएस मार्केट डोनाल्ड ट्रंप के एक टैरिफ के उस झगड़े में पड़ा हुआ है, तब से पूरा ग्लोब जो है ना ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढ रहा है। और हम लोग थोड़े से एग्रेसिव हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और हम लोग को अल्टरनेट मार्केट्स मिल रहे हैं, ये बात भी सही है, और वो कहीं ना कहीं डिमांड में दिख रहा है। मगर होता क्या है इसमें, आप एक और चीज समझिए कि इस पर्टिकुलर डेटा को आप सिर्फ वन ऑफ डेटा पढ़ के मत इस चीज को एनालाइज करने की चेष्टा करिए दैट यस वी आर एट द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। अभी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत सारी चीजें और डेवलप होती हुई आपको दिख सकती हैं। तो इट इज बेटर हम इसको भी एक दो क्वार्टर का टाइम दें। मैं बार बार, जैसे अभी हम रिजल्ट्स की भी बात कर रहे हैं ना, मैं एक ही चीज कह रहा हूं, आप दो क्वार्टर और देखें। क्योंकि क्या होता है, एक वन ऑफ चीज को लेके ना डायरेक्शन मत बदलिए। जब तक आपके पास एक प्रोसेस फ्लो, एक प्रॉपर ग्रोथ का नहीं दिखता ना, तब तक इट विल बी टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। हाँ, एक डेटा अच्छा आया है, बट वो कितना सस्टेनेबल है वो आने वाले टाइम में देखना होगा। क्योंकि आजकल ना चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने रशिया इंपोर्ट कितना कम कर दिया है, और वो भी वही ऑर्डर बुक्स हैं जो पहले के हो रखे हैं। तो जो हमारी वो एक स्टांस था वो भी बदला। मतलब आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल, इट हैज नो डायरेक्ट कोरिलेशन विद दिस। तो एक एक पर्टिकुलर डेटा को मत पढ़िए, इसको थोड़ा सा एक दो क्वार्टर निकलने दीजिए, उसके बाद आपको बेटर रियलाइजेशन होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चलिए ठीक है सर, रचित सर, इसके बारे में आगे भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार सवाल भेज रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे हम उनके सवालों पर बातचीत करें और उनका जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करें सर। तो अगर आप भी हमारा शो लाइव देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने एक्सपर्ट से आपके सवाल पूछें, तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। इसके अलावा आप money9query@tv9.com इस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के जरिए भी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना सवाल थोड़ा सा डिटेल में लिखें, पूरी उसमें जानकारी दें, अपना नाम लिखें, एज लिखें, और हाँ, अगर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप लाइव हमारे गेस्ट से सवाल अपना पूछ सकें। इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ये प्लान चूज कर सकते हैं, और आपको जो जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी बजट के अकॉर्डिंग वो भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आप एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए 8 नवंबर को 12 बजे सिर्फ मनी9 पर नीलेश शाह का।
good signals for economy, for our consumption? हम लोग सभी बिलीव करते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। और ये कितनी जरूरी है हमें इसे हासिल करना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक आर्ट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स के अनुसार आप सारी चीजें निवेश नहीं कर सकते। फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफपीआईज, इनकी कमी अभी भी यहाँ पर महसूस आप कर रहे हैं? आपको लग रहा है हमें जरूरत ही नहीं है इनकी अब? अगर हम ग्रोथ और गवर्नेंस दूसरे देशों के सामने अच्छी कर पाए तो आज नहीं तो कल ये निवेशक यहाँ पे निवेश करने के लिए वापस आ जाएंगे। अभी आपकी क्या सलाह होगी इन्वेस्टर्स के लिए? को लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। विमेन क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया है, उनको आप किस फंड से कंपेयर करना चाहेंगे? आज की जो वुमेन टीम है उसे मैं मल्टी कैप फंड से कंपेयर करना चाहूंगा। चलिए, तो नीलेश शाह जी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को आप 8 नवंबर को 12 बजे मनी 9 के चैनल पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवाल की तरफ। तो पहला सवाल हमारे पास आया है राहुल भट्ट जी का। रचित सर ये पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सीमेंट, इनके पास 1000 शेयर्स हैं, 90 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है और 2 महीने का इनका नज़रिया है, तो इनको क्या करना चाहिए सर दिग्विजय सीमेंट में? देखिए, इनके पूरे सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मुझे दिख रही है, इनका टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है टाइम ड्यूरेशन पे, बट ठीक है, व्हाट इट इज यू कैन नॉट चेंज इट। तो देखिए, आपको ना मैं एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूँ। सबसे पहले उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 85 रुपीज का आपका क्लियर केस स्टॉप लॉस है। 85 रुपीज के नीचे कभी भी आपको क्लोज होता हुआ दिखे, आप प्लीज इसमें से एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिएगा। उसके नीचे ही और वीक होता हुआ दिख सकता है। अभी आपको इसमें एक अपसाइड आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आपने मुझे बोला 2 महीने का ही टाइम ड्यूरेशन है आपके पास। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूंगा। पहला लेग आपको बोलूंगा, कहीं भी 96 रुपीज का लेवल आपको दिखता है, वहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और फाइनली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जैसे ही ये 102 लेवल्स पे जाता है। स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया है, टारगेट आपको दे दिया है, अकॉर्डिंगली आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। ओके, तो राहुल जी 85 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर दिग्विजय सीमेंट में लगा के चलिएगा, क्योंकि इससे नीचे अगर शेयर आया तो और ज़्यादा आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। 96 पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप, और 102 पर आप पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर सकते हैं अगर 102 ये आता है तो। अगला सवाल हमारे पास सर आया है गुंजन जी का। ये पूछ रही हैं सर कि आईटीसी होटल और लेमन ट्री होटल फ्रेश एंट्री लेवल क्या है सर, इसके ही बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं आईटीसी होटल। और आईटीसी होटल अभी आपको थोड़ा सा डाउनसाइड आता हुआ दिख सकता है, तो फ्रेश एंट्री लेवल इसमें मैं आपको स्टैगर्ड मैनर पे बाइंग के लिए सजेस्ट करूंगा। आप एक काम करें, आप 50% तो यहाँ ले लें, क्योंकि अभी ये जो ऑफ हाइज है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक बार बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है। 50% लेंगे हम यहाँ पे, और रिमेनिंग 50% के लिए मैं आपको बोलूंगा इसको थोड़ा सा कूल ऑफ कर लेने दें। कहीं भी 184 रुपीज के लेवल्स पे मिलता है, क्योंकि, और ये मैं डाउनसाइड सर्विस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से अभी पोजिशन है, वॉलिटिलिटी इंक्रीज होती है, तो आपको ये लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। 184 के लेवल्स आता है, वहां पे अपनी बाइंग कंप्लीट कर लें, फिर इसको आराम से मेंटेन करें। बट आईटीसी होटल्स के लिए मैं आपको एक चीज और सुझा देता हूं, इट विल बेटर ऑफ कि आप सिर्फ तभी करें जब आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। ये एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक आपको आने वाले समय में देखने को और बनने को मिल सकता है। देखिए, आईटीसी हो गया अपनी जगह। अब हम लेमन ट्री की बात कर लेते हैं। लेमन ट्री होटल्स जिस तरीके से अभी पोजीशनड है 165 पे, इस पे भी कोई ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट नहीं दिख रहा है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कभी भी कूल ऑफ करता हुआ दिखे और 161 लेवल्स पे आपको आता हुआ दिखे, यहाँ पे आप चाहें तो पोजीशन बना सकती हैं। बट ज्यादा, अगर इफ यू आस्क बिटवीन द बोथ, आई वुड सजेस्ट आईटीसी होटल्स लुक्स बेटर इन कंपैरिजन विद लेमन ट्री होटल्स। ओके, तो गुंजन जी लेमन ट्री के कंपैरिजन में आईटीसी होटल्स सर को यहाँ पर अच्छा लग रहा है, और ज्यादा जैसे कि सर बेटर ने होगा। बताया कि जी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, तो आईटीसी होटल्स में आप लगा सकते हैं, और करंट मार्केट प्राइस पर आईटीसी में आप 50% पैसा लगा सकते हैं, और बाकी 184 के आसपास आपको मिलता है, तो बाकी पैसा आप वहाँ पर लगा के चलिएगा। अगला सवाल सर हम यहाँ पर लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है शहनवाज जी का। शहनवाज जी पूछ रहे हैं सर कि इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए आज। इंट्राडे के लिए एक ही है भाई साहब, आराम से बैठिए, बिल्कुल कुछ मत करिए ये मार्केट, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और ना एक चीज समझिए, ये पिछली वीक भी हुआ था, इस वीक भी हुआ।
आपके लिए वेंसडे एक दिन की छुट्टी आ गई, ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे जो थी वो आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी, मंडे स्टार्टिंग ऑफ द वीक, फ्राइडे एंड ऑफ द वीक। तो बहुत ज्यादा हॉच पॉच है, कुछ मत करिए, अभी आराम से बैठिए, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा एक तो रेंज तोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं और कोई अच्छी सिचुएशन नहीं दिखा रहे। ओके, तो शहनवाज जी अभी आप आराम कीजिए, चिल कीजिए, क्योंकि जिस तरीके के बाजार का माहौल है, तो सर अभी कोई भी आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक रेकमेंड यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास आनंदिता जी का आया है सर। ये पूछें कि एसोसिएटेड ब्लेंडर्स 268 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है, इन्हें क्या करना चाहिए सर इसके अंदर? एसोसिएटेड नहीं होगा, एलाइड ब्लेंडर्स होगा, देखिए। यहाँ पर इन्होंने जी एसोसिएटेड ब्लेंडर्स मेंशन किया है, लेकिन यस, स्टॉक का नाम तो अलाइड नहीं, फिर ये हो ब्लेंडर्स ही है सकता है, सर। ये एक्चुअली थोड़ा सा दोनों शेयर ना जी जी। एसोसिएटेड अल्कोहल है और एलाइड ब्लेंडर्स है। तो ये मतलब देर आर टू थिंग्स जी पुट टुगेदर, और दोनों में ही 200 रुपए का दाम। ये तो भैया फिर उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे बाइंग करी है। अगर मैं एक चीज समझना पा रहा हूं, अगर इनकी टाइपिंग एरर है ना, तो इनकी थोड़ी बड़ी टाइपिंग एरर है। हो सकता जी। है ये बात कर रही हूँ एसोसिएटेड अल्कोहल की, और ये राइट। बात कर रही हूँ कि इन्होंने 1200 रुपए के लेवल पे इसमें पोजीशन बनाई है प्रोबेबली, बिल्कुल सर, क्योंकि वो लेकिन ही मैं इनका क्लोजेस्ट जी इनकी दोनों एरर को समझ पा रहा हूं। अगर ऐसा इन्होंने किया है तो देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हमने इसको और 1080 और इन लेवल्स पे रिकमेंड किया था, उसके बाद इसने एक मूवमेंट भी किया था। मैं आपको कहूंगा बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। एंड इनफैक्ट इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं ऑन सैटरडे, 8th को इसके रिजल्ट्स आएंगे। उसके पहले ये मूवमेंट कर रहा है, बट अभी भी ये अपने बुलिश मूवमेंट में ही है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। और मैं समझता हूँ रिजल्ट के बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए जो इसको 1340 लेवल्स तक लेके जा सकता है। अगर आपने इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था तो उन लेवल्स पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करें। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो बिल्कुल भी कुछ ना करें, आराम से अपनी पोजिशन मेंटेन करें। ओके। तो आनंदिता जी, आपसे पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपका जो बाइंग प्राइस है, अगर इसमें कुछ टाइपिंग एरर हुआ है तो आप प्लीज़ इसमें मेंशन कीजिएगा सही बाइंग प्राइस आपका क्या है। और ये भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके पास एसोसिएटेड अल्कोहल्स है या फिर आपके पास दूसरा स्टॉक है, जिसके बारे में भी हमने सर ने बात करी यहाँ पर। लाइट तो ब्लेंडर्स इसको एंड आप डिस्टिलर। जी, आप इसके बारे में प्लीज़ ज़रूर क्लैरिफाई कीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास राजेश कोठारी जी का है, मनी 9 के मेंबर भी हैं सर। ये पूछ रहे हैं सर कि मैनकाइंड के इनके पास शेयर्स हैं 2404 रुपये के आसपास की इनकी बाइंग है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये अच्छे हैं सर स्टॉक ये? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेलनेस प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बनाते हैं और धीरे धीरे दे आर गेटिंग डीपर इनटू द मार्केट्स। इफ आई एम करेक्ट, आज इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट के बाद हो सकता है अगर रिजल्ट थोड़ा सा टेपेड आता है तो आपको फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 2190 लेवल्स तक भी लेके चला जाए। बट अगर रिजल्ट्स ने एस्टिमेट को बीट किया तो जरूर आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि 2612। बट क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म की बात करी है, दोनों ही लेवल्स आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशन मैनकाइंड में मेंटेन की जा सकती है राजेश जी। अगला सवाल श्रुति जी का लेते हैं। श्रुति जी पूछ रही हैं कि क्या ये कोल इंडिया और पैरादीप फॉस्फेट दोनों में से क्या बाय कर सकती हैं सर शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, अभी अगर आप शुरू से शो में जुड़ी हुई हैं तो आपने ये देखा ही होगा कि अभी मार्केट में एक थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन बनी हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा, ये दोनों ही काउंटर्स मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अगर आप मेरे को मीडियम टर्म का समय देती हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं समझता हूं कोल इंडिया थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है। और इसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। आप देखिए, जिस तरीके से हमारी पावर डिमांड ये सब बढ़ रही है, और आज भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी एक अलग वर्टिकल है, बट कोल सप्लाई और कोल की रिक्वायरमेंट रहती ही है। तो मैं समझता हूँ कोल इंडिया लोअर लेवल्स पे अगर आपको कहीं मिलता है, और लोअर लेवल से मेरा कहने का मतलब है कहीं भी 368 364 लेवल्स पे मिलता है, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकती हैं। और मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करती हैं तो 402 रुपए पहला लेवल होगा, और 402 रुपए को जैसे ही क्रॉस करेगा 448 लेवल्स तक भी आपको ये जाता हुआ दिख सकता है। तो आई फाइंड कोल इंडिया एज ए बेटर बेट इन कंपैरिजन विद पारादीप फॉस्फेट। बट अगेन, ये मीडियम टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए दोनों ही स्टॉक ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे।